आरबीएसई कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें परागण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परागण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? पुष्प में जो पराग कोश उपस्थित होता है, उस पराग कोश में अनेक पराग कण पाए जाते हैं। पराग कणों का निर्माण होता है। पुष्प के मादा जननांग फीमेल पार्ट जो होता है उसका नाम जायांग होता है, जिसमें शीर्ष का भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और निचला भाग जो होता है वो अंडाशय होता है। तो पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे परागण कहा जाता है। परागण के लिए कोई भी माध्यम प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके स्थानांतरण के लिए कीट, वायु, जल, पक्षी, चमगादड़, घोंघे, चींटियाँ आदि के द्वारा इस प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। परागण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? परागण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण होता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पहला स्वपरागण होता है। इससे क्या आशय होता है? स्वपरागण में परागण की प्रक्रिया एक ही पौधे में संपन्न होती है। पुष्प के पराग कण निकल करके उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर अगर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। यहाँ पर इस पौधे में हम देख सकते हैं कि ये पहला पौधा है और एक पुष्प है इस पौधे का, इसी में परागण स्थानांतरित हो रहे हैं। और या फिर कौन से तरीके से हो सकता है, तो पहला पुष्प ये भाग ले रहा है और दूसरा पुष्प ये भाग ले रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ स्थानांतरित हो रहा है तो यह प्रक्रिया भी एक ही पौधे के अंदर संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वह स्वपरागण कहलाती है। जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसके अंदर प्रक्रिया जो संपन्न होती है वह हमेशा एक ही पौधे के अंदर संपन्न होती है। स्वपरागण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक स्वयुग्मन होता है और दूसरा सहजात पुष्पी परागण होता है। पहला स्वयुग्मन होता है। स्वयुग्मन को ऑटोगैमी भी कहा जाता है। इसका क्या आशय होता है कि एक पुष्प के, यहाँ पर इसमें चित्र में दिखाई गई है, इसके अंदर जब एक पुष्प के पराग कण मुक्त होकर के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर पहुँच रहे हैं तो वो प्रक्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। इसमें एक ही पुष्प भाग लेता है परागण की प्रक्रिया में। दूसरा सहजात पुष्पी परागण होता है। सहजात पुष्पी परागण में एक ही पौधा भाग लेता है, परंतु एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्प परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सहजात पुष्पी परागण में एक पौधे पर उपस्थित एक पुष्प के पराग कण मुक्त होकर उसी पादप के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को सहजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्वपरागण के दो प्रकार पड़े। पहला स्वयुग्मन, जिसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है, जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा परागित होता है। उदाहरण के लिए मटर। दूसरा सहजात पुष्पी परागण, जिसे जाइटोनोगैमी भी कहा जाता है, जब एक पुष्प के पराग कण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह परागण एक पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य संपन्न होता है। इसका आशय यह है कि इसमें एक ही पौधा भाग लेता है, परंतु दो अलग अलग पुष्पों के मध्य यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक होते हैं पौधे के अंदर। अनुकूलन से आशय है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ पुष्प के अंदर उपस्थित होती है कि उसके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होगी। जिसमें पहला है उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। इसका आशय यह होता है कि ऐसे पादप सामान्यतः उभयलिंगी या पुष्प द्विलिंगी होता है। इसका आशय यह है कि एक ही पौधे के अंदर
नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगता कहा जाता है। दूसरी अनुकूलता समकाल पक्वता होती है। समकाल पक्वता से आशय है कि पुमंग और जायांग भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। परागकोश के स्फुटन का समय और वर्तिकाग्र दोनों का जो समय होता है परिपक्व होने का वो एक ही समय होता है। तो एक ही समय पर दोनों परिपक्व होते हैं तो यह प्रक्रिया अगर होगी तब भी पुष्प के अंदर स्वपरागण ही संपन्न होगा। उसके पश्चात अगला अनुकूलन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम अनुन्यमिल्यता या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। इसका क्या आशय होता है? अनुन्यमिल्यता का आशय होता है कि ये पौधे कभी भी खुलते नहीं हैं वरन हमेशा बंद ही रहते। इन पौधों के अंदर पुष्प जो होते हैं वो हमेशा बंद रहते, कभी भी खुलते नहीं हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण ही संपन्न होता है। उदाहरण वायोला और कनकोवा इत्यादि होता है। इसके पश्चात हम दूसरा प्रकार परपरागण पढ़ेंगे। परपरागण में क्या होता है? परपरागण को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। परपरागण में पहला ये पौधा और दूसरा ये पौधा बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि परपरागण के अंदर दो पौधे परागण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। परपरागण से आशय यह होता है कि एक पौधे में पुष्प के परागकण मुक्त होकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच रहे हैं तो वो प्रक्रिया परपरागण की कहलाएगी। उसे हम परपरागण की प्रक्रिया कहेंगे। स्वपरागण में एक ही पौधे में संपन्न हुआ और परपरागण के अंदर इसमें दो पौधों ने भाग लिया था। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसके पश्चात परपरागण की कौन कौन से अनुकूलन होते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन कौन से अनुकूलन हैं कि पुष्प के अंदर हमेशा परपरागण ही संपन्न होगा। तो उसमें पहला है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता से आशय होता है कि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलनता होने पर भी अंकुरण अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम स्वबंध्यता कहेंगे। स्वबंध्यता उपस्थित होने पर पौधों के अंदर हमेशा परपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होगी। इसके पश्चात दूसरा अनुकूलन जो है वह एक लिंगता होता है। एक लिंगता का क्या आशय होता है कि एक पुष्प में नर और मादा में से एक प्रकार के जनन अंग ही पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं तो उनमें हमेशा परपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होती। एक लिंगता का आशय होता है कि एक पौधे के अंदर नर भाग उपस्थित है और दूसरे के अंदर मादा पुष्प उपस्थित है तो उसके अंदर हमेशा परपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होगी। तीसरा अनुकूलन भिन्न काल पक्वता होता है। भिन्न काल पक्वता का आशय यह है कि पुष्पों में जो उपस्थित पुमंग और जायांग होते हैं वह भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, पहला पुपूर्वता और दूसरा स्त्री पूर्वता होता है। पुपूर्वता से आशय है कि परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है, उसे पुपूर्वता कहा जाता है। और स्त्री पूर्वता से आशय है जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। उदाहरण ब्रैसिकेसी रोजेसी कुल के अधिकांश पादप, चंपा, बरगद आदि के अंदर ये संपन्न प्रक्रिया होती है। अगला अनुकूलन कौन सा होता है तो उससे हर्कोगेमी कहा जाता है। हर्कोगेमी से आशय है कि वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। संरचनात्मक अवरोध यह है कि जिस प्रकार से अगर वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है तो परागकण यहाँ आने के बाद में अंकुरित नहीं हो पाता है और अंडाशय तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये संरचनात्मक अवरोध उपस्थित होने की वजह से स्वपरागण संपन्न नहीं होता है। इन पौधों के अंदर परपरागण ही संपन्न होता है। तो स्वबंधिता से आशय यह था कि परागकण स्वयं के पुष्प पर परिपक्व नहीं हो पाता है। एक लिंगता से आशय यह था कि नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग उपस्थित होता है।
तो उसे एक लिंगता कहा जाता है। भिन्न काल पक्वता का आशय यह था कि उमंग और जयांग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो रहे हैं। यह भी दो प्रकार का था, जिसमें पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता आता है। पुपूर्वता से आशय था कि परागकोश पहले परिपक्व, और स्त्री पूर्वता से आशय होता है कि वर्तिकाग्र भाग पहले परिपक्व होता है। उसके पश्चात हम अगला अनुकूलन पढ़ेंगे। अगला अनुकूलन विषम वर्तिकात्व होता है। विषम शब्द का मतलब होता है अलग अलग, और वर्तिका तो पौधे के अंदर अगर अलग अलग प्रकार की वर्तिका उपस्थित है तो वह विषम वर्तिकात्व गुण कहलाता है। यह किस में उपस्थित होता है, तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे प्रिमूला पुष्प होता है। प्रिमूला पुष्प में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पहले पुष्प में वर्तिका लंबी और छोटे पुंकेसर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये वर्तिका वाला भाग जो होगा पुष्प के अंदर ये लंबा होगा, और पुंकेसर जो भाग होगा वो छोटा होगा। दूसरे पौधे के अंदर वर्तिका छोटी होगी और पुंकेसर भाग जो होगा वो लंबा होगा। तो इस तरह से संरचना उपस्थित होती है। दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसे विषम वर्तिकात्व का गुण कहा जाता है। यह प्रिमूला नामक पुष्प के अंदर उपस्थित होता है, और इसलिए इन पौधों में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी वर्तिका लंबे पुष्प के परागकण से और छोटी वर्तिका छोटे पुष्प के परागकण से ही परागित हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने सभी पर परागण के अनुकूलन पढ़े कि पर परागण के अनुकूलन कौन कौन से होते हैं। आज हम पर परागण की प्रकार के और इन सभी बातों का अध्ययन किया कि परागण क्या होता है। अगला बिंदु हमारा पर परागण की विधियों के बारे में है कि पर परागण की विधियाँ कौन सी होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। पर परागण निम्न माध्यम द्वारा संपन्न होता है, जिसमें पहला है वायु परागण, जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं। वायु परागण से आशय है कि पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, तो इसे वायु परागण कहते हैं। वायु द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, तो उन पौधों के पराग कण छोटे, हल्के, चिकने, शुष्क होते हैं। इनका उत्पादन अधिक संख्या में होता है, और संख्या में अधिक उत्पादन होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंच पाते हैं। इसके बाद में इन पौधों की वर्तिकाग्र में क्या अनुकूलन पाया जाता है, तो इन पौधों के वर्तिकाग्र में घास में रोमिल या पक्षमाबी, टाइफा में ब्रुश जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है। तो ये सभी विशेषता वायु परागण के अंदर उपस्थित होती है। उसके पश्चात दूसरा जल परागण होता है। जल परागण जिसे हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। जल परागण से आशय होता है कि जो पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, तो इसे जल परागण कहते हैं। लेकिन सभी पौधे जल के द्वारा परागित नहीं होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे पोटेमोजेटोन और मीरियोफिलम नामक जो जलीय पादप होता है उसके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है, और निम्फिया जो होता है उसके अंदर कीट के द्वारा परागण होता है। ये ऐसे जलीय पौधे हैं जिसके अंदर परागण की प्रक्रिया जो होती है वो जल के द्वारा संपन्न नहीं होती है। जल के द्वारा परागण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अधोजल परागण और दूसरा अधिजल परागण होता है। अधोजल से आशय है कि परागण जल के भीतर संपन्न होता है, इसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे नाजास, सिरेटोफेलम, जोस्टेरा आदि जल निमग्न पौधे होते हैं। उसके पश्चात अधिजल परागण का क्या आशय होता है। अधिजल परागण का आशय यह है कि पुष्प का परागण जल की सतह पर हो रहा है। अधोजल के अंदर परागण की प्रक्रिया जल के भीतर संपन्न हो रही है, और अधिजल के अंदर जल की सतह पर संपन्न हो रही है। उसके पश्चात तीसरा उदाहरण इसका सबसे अच्छा है जो है वेलिसनेरिया होता है। वेलिसनेरिया के पादप के अंदर अधिजल परागण पाया जाता है। तीसरा जो माध्यम होता है वह कीट परागण होता है। कीट परागण जिसमें परागण कीटों के द्वारा संपन्न होता है। मधुमक्खी, पतंगा, तितली, टाटिया, बीटल इन सभी के द्वारा संपन्न होता है। 80% कीट परागण जो है वह मधुमक्खियों द्वारा संपन्न होता है।
कीट परागित करने वाले जो पुष्प होते हैं उनमें क्या विशेषता पाई जाती है? तो जिन पौधों के अंदर कीट के द्वारा परागण हो रहा है उनमें पुष्प प्रायः रंगीन, चमकदार, मकरंद, गंध युक्त और आकर्षक होते हैं। उनमें उदाहरण जो है वह सरसों, साल्विया को शामिल किया गया है। सरसों, साल्विया बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है कि साल्विया के अंदर जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वह कीटों के द्वारा संपन्न होती है। अगला जो माध्यम होता है वह पक्षी परागण होता है। पक्षी परागण से क्या आशय है? पक्षी परागण ऐसा परागण है जिसके अंदर परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा संपन्न हो रही है। ऐसे कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो पहला उदाहरण तंबाकू, बॉटल ब्रुश, कैलिस्टिमोन और एरेकेसी कुल के पौधे होते हैं जिसके अंदर परागण की प्रक्रिया पक्षी के द्वारा संपन्न होती है। ये पुष्प चमकदार, आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं। क्योंकि पुष्प को आकर्षित करना है अगर पक्षियों को, तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार का आकर्षण और मकरंद उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मकरंद से आकर्षित होकर पक्षियों की चोंच और शरीर से परागकण चिपक जाते हैं और जब ये पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो ये परागकणों का स्थानांतरण भी कर देते हैं। ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो परागकण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं? तो उसमें पहला गुंजन पक्षी, शकरखोरा, नेक्टेरिना आदि उदाहरण होते हैं। पक्षी परागण और कौन से पौधों में संपन्न होता है? तो उसके अंदर उदाहरण सेमल, बिग्नोनिया और पलाश को शामिल किया गया। इन पौधों के अंदर पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। परागकण के अंदर माध्यम अगला चमगादड़ के द्वारा परागण, जिसे कायरेप्टोफाइली भी कहा जाता है। चमगादड़ परागण क्यों संपन्न करती है? क्योंकि यह उन पौधों में संपन्न होता है जिन पौधों के अंदर पुष्प रात्रि में खिलते हैं। पुष्प रात्रि में खिलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद का स्राव करते हैं। इसलिए चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होता है। क्योंकि चमगादड़ रात्रि में उड़ता है तो यह रात्रि के अंदर मकरंद और कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर जाता है और अनायास ही यह परागकणों का स्थानांतरण कर देता है। ऐसे कौन से उदाहरण होते हैं? ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें परागण चमगादड़ के द्वारा संपन्न होता है? तो उसमें पहला कदम, दूसरा कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली आदि होती है जिसके अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण संपन्न होता है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण भी देखेंगे जिसके अंदर परागण अन्य के द्वारा संपन्न हो रहा है। जैसे कुछ ऑर्किड जो पौधे होते हैं उनमें परागण घोंघों द्वारा संपन्न होता है, जबकि गुलमोहर और सेमल पौधों के अंदर गिलहरी के द्वारा परागण संपन्न होता है। तो इस प्रकार से आज हमने परागण के प्रकार और परागण के माध्यम का अध्ययन किया।